हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग त्रिभुज का रिवीजन करने जा रहे हैं और उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है वो ये है कि सर्वांग समता और समरूपता को हमें देखना होगा, है ना, कि सर्वांग समता क्या होती है और समरूपता क्या होती है। ठीक है, कुछ और भी फैक्ट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन टर्म्स को समझते हैं। तो सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता कोई भी दो फिगर या दो चीजें अगर बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे अगर आप इन दो वर्ग को देखें तो इन दोनों वर्गों में कोई भी अंतर नहीं है ना, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल एक आकार के हैं, यानी दोनों वर्ग हैं और दोनों का साइज, आकृति और आकार दोनों एक है। आकृति मतलब दोनों वर्ग हैं और आकार मतलब अगर इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इस वर्ग की भुजा भी 2 सेंटीमीटर ही होगी, कोई भी अंतर नहीं है। सर्वांगसम चीजें क्या होती हैं? ऐसी चीजें जिनका आकार और आकृति दोनों क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम या सर्वांगसमता वाली चीजें कहलाती हैं, यानी वो चीजें सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, तो सर्वांगसमता में क्या लिखेंगे? ऐसी चीजें जिनका आकार और आकृति दोनों क्या हो, समान। तो सर्वांग समता में क्या ध्यान रखना है? आकार और आकृति दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एक त्रिभुज बनाए तो दूसरा त्रिभुज, अगर हम 1 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, तो दूसरा भी अगर हम 1 सेंटीमीटर का ही समबाहु त्रिभुज बनाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। बात समझ में आ गई? जैसे हमारा आमतौर पे अगर हष्टपुष्ट व्यक्ति है तो उसका जो शरीर होता है सिमेट्रिक होता है, आधे से सिमेट्रिक होता है, एक हाथ जैसा लेफ्ट साइड होता है वैसे ही राइट साइड होता है। तो यानी हमारे दोनों हाथ क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। दोनों पैर क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। दोनों कान क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, है ना। हेल्दी आई की बात करें, हेल्दी जो है मनुष्य की बात करेंगे, हेल्दी ह्यूमन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहोगे सर, है ना, किसी का एक हाथ गड़बड़ है, किसी का एक हाथ सही है। तो आमतौर पे हम जनरल केस में लेते हैं, वरना अपवाद तो हर जगह हो सकते हैं। तो सर्वांग सब समझ गए, आप समरूपता को समझते हैं। ऐसे दो फिगर जिनका आकृति तो एक जैसा हो लेकिन आकार अलग अलग हो, वो समरूप होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी ऐसे कोई भी फिगर आप ले लीजिए, यहां पे देखिए एक पतंग मैंने बनाई है और एक ये पतंग बनाई है, दोनों पतंग ही है, यानी आकृति दोनों सेम है। लेकिन आकृति दोनों सेम होने के बाद भी ये सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक देखिए बड़ा बना है और एक बना है छोटा, तो इनका आकार अलग अलग है ना, साइज अलग अलग है। शेप तो एक ही है, शेप एक ही है लेकिन साइज क्या है, अलग अलग है। तो जब भी आकृति एक जैसी हो, है ना, आकृति समान परंतु जब भी आकृति समान परंतु आकार क्या हो, अलग अलग हो, तो वो त्रिभुज या वो चित्र या वो वस्तुएं क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि समरूपता क्या है और सर्वांग समता क्या है। सर्वांग समता में आकार और आकृति दोनों समान होते हैं, जबकि समरूपता में आकृति और आकृति तो समान होती है परंतु आकार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच के, तो वीडियो पॉज करके आप खुद सोच के देखिए, क्या समरूप त्रिभुज, समरूप जो है, समरूपता, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो सर्वांगसम हो सकते हैं? या अगर हम ये बात लिखें कि दो त्रिभुज हमने बनाए, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। क्या ये बात सत्य है? या सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ये बात सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से एक सही है या दोनों सही है ना। यानी पहला स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, नहीं? तो देखिए, समरूप त्रिभुज सर्वांगसम केवल और केवल एक केस में हो सकते हैं, जब दोनों का आकार एक जैसा हो जाए। या सुनो, यानी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब वो सर्वांगसम ही हो जाए, नहीं तो नहीं हो सकते।
क्योंकि आकार अलग अलग है, आकार अलग अलग है, ठीक है, तो वो सर्वांगसम नहीं हो पाएंगे। केवल एक केस में हो जाएंगे, जब उनका आकार बराबर कर दिया जाए, तो आकार बराबर कर देंगे तब तो वो सर्वांगसम ही हो जाएंगे, है ना। चलो, तो ये पहली वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली बात अगर कहें, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, हमेशा होंगे। जो त्रिभुज सर्वांगसम है, जो त्रिभुज पहले से ही सर्वांगसम है, तो वो त्रिभुज समरूप तो होंगे ही होंगे, समरूप तो होंगे ही होंगे, यानी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हमेशा होते हैं, ऑलवेज सत्य है ये, ठीक है, ऑलवेज सत्य है ये। तो बात समझ में आ गई। तो सर्वांग समता और समरूपता में आपको अंतर हमने बता दिया। अब देखिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं समरूपता को भी और सर्वांग समता को भी। सबसे पहले बेसिकली हमें समरूपता जो डिस्कस करनी है वो त्रिभुजों के लिए डिस्कस करनी है, ठीक है, त्रिभुजों के लिए। अब एक बात और ध्यान रखिए, समरूपता की अगर हम बात कर रहे हैं तो त्रिभुज के लिए समरूपता देखेंगे तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, नहीं। एक विशिष्ट प्रकार का त्रिभुज एक विशिष्ट प्रकार के त्रिभुज के लिए ही समरूप होगा। जैसे समबाहु समबाहु के लिए समरूप होगा, विषमबाहु विषमबाहु के लिए समरूप होगा, समकोण त्रिभुज के लिए ही समरूप होगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि त्रिभुज त्रिभुज के लिए समरूप है तो इसमें त्रिभुज में कोई भी किसी के भी समरूप हो जाएगा, नहीं, क्योंकि कंडीशंस आती है ना। कंडीशंस आती हैं कि अगर त्रिभुज को समरूप होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस का यहाँ मेजरमेंट हमें करना होगा। तो दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, हम पहले त्रिभुज बना के दिखाते हैं आपको। तो ये दो त्रिभुज है हमारे पास, पहला त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब हम कह रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है? दोनों त्रिभुज अगर ये समरूप हैं तो ध्यान रखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप कहना है, दोनों त्रिभुज यानी ए बी सी को समरूप कहना है पी क्यू आर के। अगर हम चाह रहे हैं कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हो जाए, समरूप का सिंबल देखिए ऐसे होता है, ठीक है, कर्व लाइन होती है, तिरछी लाइन, है ना। तो ये अगर कह रहा है समरूप हो जाए तो उस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण क्या होता है? जिस ऑर्डर में आप चल रहे हैं, जैसे ए के बाद बी चल रहे हैं, बी के बाद सी चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर पी क्यू आर के समरूप है तो पी के बाद क्यू चलना है, क्यू के बाद आर चलना है। ऐसा नहीं कि पी जो है के बाद आर को ले लेना है, इस त्रिभुज को उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते, ऑर्डर बहुत जरूरी है ना। तो संगत कोण बराबर होंगे, यानी ए का संगत क्या होगा? पी, तो यानी कोण ए जो है वो किसके बराबर आएगा? कोण पी के। ऐसे ही कोण बी किसके बराबर आएगा? कोण क्यू के। ऐसे ही कोण सी किसके बराबर आएगा? कोण आर के, है ना। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उस कंडीशन में ये तीन प्रॉपर्टी या ये इनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना। जैसे कोण ए किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी के। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी जो है बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। और कोण सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण आर के, ठीक है, एंगल आर के। बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। या यूं कह लीजिए, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनके वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर है? अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज समरूप कब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशंस तो यहीं पे निकल के आ गई कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, है ना, उनके संगत कोण बराबर होंगे। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे लिख लेते, ये हमें दिया होता तो हम कह सकते थे कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ था, कोण बी बराबर कोण क्यू दिया हुआ था, कोण सी बराबर कोण आर दिया हुआ था, तो हम कह सकते थे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब लिखते कैसे? ए पी के बराबर है तो अगर ए से शुरुआत करनी है तो ए फिर बी फिर सी, तो ऐसे पी फिर क्यू फिर आर, ऐसे लिखते, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के,
तो समरूप है तो हमें पता है ए पी के बराबर होगा, बी क्यू के बराबर होगा और सी आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ध्यान रखना इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। अब संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर और पी क्यू की संगत भुजा ए सी की संगत भुजा पी आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा ए सी बटे पी आर के। ठीक है, ध्यान रखना संगत जरूर देखना है कि ए सी का संगत कौन होगा, पी आर, क्योंकि संगत अगर भूल गए, कॉरेस्पॉन्डेंस भूल गए तो आप गड़बड़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्डर को अगर नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू बटे ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बटे पी आर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका संगत कोण क्या होगा। ठीक है, तो यानी आप ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुज बराबर हैं या समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, पहली कंडीशन। और अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। इसका उल्टा भी सिद्ध हो सकता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है हमें, तो अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी सही है, कन्वर्स मतलब उल्टा, और इसका सीधा भी सही है। ठीक है, चलिए तो अब एक प्रमेय है जिसको डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं प्रमेय क्या है। प्रमेय क्या प्रमेय है, प्रमेय ये है कि अगर एक त्रिभुज ए बी सी है, अगर एक त्रिभुज ए बी सी है और इसके आधार के समांतर एक रेखा खींची जाए जो कि इसकी साइड की भुजाओं को, आसन्न भुजाओं को काटे डी और ई पर, तो हमेशा ए डी अपॉन बी डी का अनुपात ए ई अपॉन ई सी के अनुपात के बराबर होता है ना। तो यानी कटी हुई भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। इसी से एक मध्य बिंदु प्रमेय भी आ जाती है, उसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब देखिए कैसे होगा ये, तो हमें जो दिया है पहले प्रमेय लिख लिया जाए। चलिए देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी में थ्योरम हमने लिख दी है। त्रिभुज में आधार के समांतर खींची गई रेखा शेष बची भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ठीक है, तो मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। इससे कई चीजें हम सिद्ध करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे कई चीजें सिद्ध होने वाली यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाए, पहले तो ये देखा जाए कि चूंकि ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा हमने इसके समांतर बनाई है, दिया ही है, तो समांतर है तो चूंकि ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण बनेंगे। कोई भी दो समांतर रेखाओं के बीच अगर तिरछी रेखा काटी जाती है तो ये वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका नाम संगत कोण होता है। ठीक है, तो ये संगत कोण है और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि क्या डीई समांतर है किसके, बीसी के, डीई बीसी के समांतर है। समांतर होने की वजह से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल ए बी सी के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, ये संगत कोण है। सिमिलरली ये वाला कोण भी देखिए बराबर होगा इसके, तो ए ई डी यानी एंगल ए ई डी बराबर होगा एंगल ए सी बी के। क्यों, ये भी संगत ही कोण होगा, है ना। तो अगर हम अब त्रिभुज ए डी ई में बात करें, त्रिभुज ए डी ई में और कौन सा त्रिभुज, और ए बी सी में, ए बी सी में,
है ना, एबीसी में बात करें तो यानी एक त्रिभुज ये छोटा वाला जो ऊपर दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना लिया जाए। ठीक है, ये दो त्रिभुज हमारे पास है। इस त्रिभुज का नाम देखिए ए डी ई, और इस वाले त्रिभुज का नाम ए बी सी, है ना। यानी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखना है। तो हमारा डी अभी देखिए एंगल ए डी ई किसके बराबर आया था, ये वाला कोण इसके बराबर आया था ए बी सी के, और ए ई डी ये वाला किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था। एंगल ए देखिए दोनों में है तो ये तो बराबर हो नहीं होना है, तो इसका मतलब इसके तीनों कोण बराबर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसका मतलब है इस त्रिभुज में देखा तो हमने लिखा एंगल ए जो है वो एंगल ए के ही बराबर है, दोनों में पड़ रहा है, तो इसको जब दोनों में पड़ता है तो उभयनिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और फिर एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी के, क्यों है, संगत कोण है, संगत कोण है। ऐसे ही एंगल ए ई डी बराबर होगा एंगल ए सी बी के, क्यों भाई, संगत कोण। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब है ये त्रिभुज क्या बन जाएंगे, समरूप बन जाएंगे, यानी ए डी ई समरूप बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब चूंकि समरूप बन गया तो हमने तीन कोणों को लगा करके हमने इसको समरूप क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब जब समरूप ये हो चुका है तो समरूप होने के साथ साथ अब हम क्या कहेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। तो इनकी संगत भुजाएं देखिए, संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी बराबर डी ई बटे बी सी। या सुनो, तो ये इनकी संगत भुजाएं हैं, इनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चलिए अब इसी के आगे काम करते हैं। चलिए तो यहां पे आप देखना ए डी बटे ए बी आया है, लिख लेते हैं इसको, पहले के दो ले लेते हैं, यहां से यहां तक की चीजें लेते हैं। क्या लेंगे, ए डी बटे ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ए सी, है ना, ये हमने ले लिया। अब देखिए ए डी बटे ए बी को अगर आप देखोगे, ए बी जो लिखा हुआ है इस ए बी को लिख सकते हो ए डी बटे बी डी, सॉरी ए डी प्लस ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। सिमिलरली राइट साइड में क्या, ए को क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ए सी। या सुनो, ए ई प्लस ई सी। अब आप यहां पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो ए डी बटे ए बी की जगह लिखोगे ए डी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखोगे ए ई की जगह पे, ए ई की तो वैसे ही रहेगा ए ई डिवाइड बाई ए सी की जगह क्या लिखोगे ए ई प्लस ई सी। या सुनो, ठीक है, इस ए डी को इसके नीचे ले आते हैं, तो 1 ए डी प्लस बी डी डिवाइड बाई ए डी इज इक्वल्स टू, यहां भी 1 ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ए ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, है ना। तो हो जाएगा ए ई बटे ए ई प्लस ई सी बटे ए ई, है ना, इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो तो यानी ए डी बटे ए डी इज इक्वल्स टू बी डी बटे ए डी कैंसिल, या ए कैंसिल, यानी 1 प्लस ई सी बटे ए ई इज इक्वल्स टू बी 1 प्लस बी डी बटे ए डी, 1 कैंसिल हो गया, ये क्या आया ई सी बटे ए ई इज इक्वल्स टू बी डी बटे ए डी। अब आप इसका उल्टा ले लो, है ना, रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा ए ई बटे ई सी इज इक्वल्स टू बी ए डी बटे बी डी।
देखिए यही हमें लाना था। बात समझ में आ गई? यही हमें ला, इससे कई रिजल्ट निकल सकते हैं। तो चलिए इस पहले रिजल्ट का नाम हम 1 लिख ले रहे हैं। हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला है ए बटे ई सी इज इक्वल्स टू ए डी बटे बी डी। यस और नो? अब आप इसी रिजल्ट को उठा लीजिए यहीं पे, ए डी बटे ए बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी ए सी। एक तो रिजल्ट यही है, एक रिजल्ट आप इसको एज रिजल्ट भी याद रख सकते हो। चलिए इसी रिजल्ट के आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ए ई बटे ई सी प्लस 1, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, ए डी बटे बी डी और प्लस का 1। आप एलसीएम लीजिए, तो ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी डिवाइड बाई बी डी। अब आप ए में ई सी जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ए में ई सी जोड़ोगे तो ए सी मिलेगा। तो ए सी बटे ई सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी क्या आ जाएगा? ए डी प्लस बी डी आ जाएगा ए बी, तो यानी ए बी बटे बी डी। आप उल्टा कर लो, तो ई सी बटे ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बटे ए बी। तो एक रिजल्ट ये भी हो सकता है। देखिए 3 रिजल्ट क्या मिले? क्या मिले? एक ये बटे पूरा, पहला रिजल्ट क्या था? ए डी बटे ए बी, यानी ए डी बटे ए बी यानी ऊपर वाला खंड बटे पूरा इज इक्वल्स टू ऊपर वाला खंड बटे पूरा। पहला रिजल्ट यही है। ध्यान ये रखना है, जब ये पूरा खंड ले रहे होंगे तब आप डी को भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब छोटे छोटे खंड लेंगे तो आप डी को नहीं ले सकते हैं, है ना? यहां पे आप देख लेंगे इसमें, ठीक है? जैसे इस रिजल्ट में एक और आगे लाइन बना सकते हैं, बी डी बटे क्या लिखा हुआ है? बी डी बटे, हाँ तो पहला क्या बना? ए डी बटे ए बी इज इक्वल्स टू ए बटे ई सी। दूसरा रिजल्ट देखिए, ए ई बटे ई सी इज इक्वल्स टू, छोटे छोटे खंड है अब, ए ई बटे ई सी इज इक्वल्स टू ए डी बटे बी डी, छोटे छोटे खंड। और तीसरे रिजल्ट में क्या है? बी डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन में ए सी, है ना? तो तीसरा रिजल्ट ये। तो ये तीनों रिजल्ट आपको ध्यान रखने, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो इन तीनों रिजल्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आपको काम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें हमें जो निकालना है वो EC का मान निकालना है और यहाँ पे हमें AD का मान निकालना है, ठीक है? तो अभी थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कि अगर जब भी कोई रेखा अगर आधार के समांतर होती है तो उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, एक छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, है ना? तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब है हमें देखना है कि इनके जो खंड बनेंगे उनका अनुपात बराबर होगा। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है क्या कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना? तो यहाँ पे चूंकि समरूप होंगे तो हम सीधा लिखेंगे AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना? तो AD कितना है? 1.5 डिवाइड बाई BD कितना है? 3 इज इक्वल्स टू AE कितना है? 1 और डिवाइड बाई EC कितना है? लेट्स से x, तो यह आ जाएगा 0.5। x का मान कितना? 1/0.5 यानी 5 दूनी 10। x का मान कितना? 2। क्लियर? ऐसे यहां पे देख लीजिए, इसको अगर x मान लें तो क्या होगा? x बाई 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 डिवाइड बाई 5.4, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 2.4, यानी x का मान कितना? 2.4। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है LM जो है BC के समांतर है और LN जो है वो CD के समांतर है, यानी LM जो है वो BC के समांतर दिया है और LN जो है वो CD के समांतर दिया है। तो हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए AM डिवाइड बाई AB, AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल्स टू AN डिवाइड बाई AD, है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सबसे पहले LM चूंकि समांतर है BC के, है ना? तो जो त्रिभुज ALM
और त्रिभुज ACB में, ALM और ACB में। LM समांतर है तो समांतर है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम AF डिवाइड बाई MAB लिखते हैं, ये वाली डिवाइड बाई कंप्लीट, तो ऐसे ही AL डिवाइड बाई AC हो जाएगा, AL डिवाइड बाई AC डिवाइड इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ऐसे त्रिभुज ALN लिखते हैं और त्रिभुज ACD में, इसमें क्या दिया है, LN जो है वो CD के समांतर है, CD के समांतर है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, AN डिवाइड बाई AD इज इक्वल्स टू AL डिवाइड बाई AC, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, RHS बराबर ही है तो LHS भी बराबर होगा, यानी AM डिवाइड बाई AB इज इक्वल्स टू AN डिवाइड बाई, तो इसमें दिया है DE समांतर है AC के, DE समांतर है यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, उसके साथ साथ दिया है DF जो है वो AE के समांतर है, तो DEF जो है वो AE के समांतर है। देखिए हमने थोड़ा अलग करके बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि DE जो है वो AC के समांतर है और DF जो है वो AE के समांतर है ना। तो सबसे पहले जो लिया जाए, इस त्रिभुज को लिया जाए BDE और BAC को, है ना। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज BAC में, तो आप इन दोनों त्रिभुज में देखें तो क्या है, DE समांतर है AC के, चूंकि DE AC के समांतर है तो इसका मतलब है BD बटे DA, है ना। तो BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC के, ये अपॉन में ये इज इक्वल्स टू, ये लिया है अभी तक, है ना, इस अभी तक को ये लिया है BD बटे DA इज इक्वल्स टू BE बटे EC, है ना। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, BDF और BAE में, तो त्रिभुज BDF और कौन सा, और त्रिभुज BAE में क्या लिया जाएगा, देखिए तो हमें क्या दिया है, DF समांतर दिया है AE के, तो DF जो है वो समांतर है AE के, तो उससे क्या हो जाएगा, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर होगा BF डिवाइड बाई FE, तो BF डिवाइड बाई FE, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान सकते हो, है ना। आप इसको LHS बराबर है, देखिए पहली वाली समीकरण में BD बटे DA दिया है और सेकंड समीकरण में भी BD बटे DA दिया है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या होगा भाई, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी BE डिवाइड बाई EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BF डिवाइड बाई FE, ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर, चलिए आगे और वो क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, DE जो है OQ के समांतर है,
DE जो है वो OQ के समांतर है, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। और हमें क्या दिया, DF जो है OR के समांतर है, तो DF जो है वो OR के समांतर है। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे PED और PQO में, है ना। तो त्रिभुज हो जाएगा PDE और कौन सा त्रिभुज, और त्रिभुज POQ में, POQ में, है ना। तो चूंकि DE समांतर है OQ के, तो DE जो है वो OQ के समांतर है, DE जो है OQ के समांतर है, तो उससे क्या निकल के आएगा, PD बटे OQ, PD बटे OQ बराबर PE बटे EQ, तो PE बटे EQ, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अब ऐसे ही त्रिभुज ले लेंगे PDF और POR में, तो त्रिभुज PDF और त्रिभुज POR में, है ना। तो अगर ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे तो क्या होगा भाई, DF समांतर है OR के, तो DF समांतर है OR के। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें समरूपता लिखनी है, तो क्या हो जाएगा PD बटे DQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PF बटे FR, PF बटे FR, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, है ना। तो अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए LHS बराबर है, RHS भी बराबर होगा, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भाई PE बटे EQ बराबर होगा PF बटे FR। अब इस कंडीशन को देखिए, तो PE बटे EQ इज इक्वल्स टू PF बटे FR। अब ये कंडीशन है, तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों में, तो त्रिभुज कौन सा लिया गया है, PEF, PEF और कौन सा त्रिभुज है, और है PQR में, PQR में, है ना। तो संगत इसकी देखिए हमें क्या दिया है, PE बटे EQ, ये हमारा निकल के आया है, तो PE बटे EQ चूंकि बराबर है PF बटे FR के। अब उल्टा सोचिए, जब हमें ये त्रिभुज लेते थे तो उसमें ये कंडीशन दे रखी होती थी, तब उससे हम ये लिख लेते थे। अब हमें देखिए इन त्रिभुजों में ये कंडीशन दे रखी है, मतलब रिजल्ट हमें दे रखा है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका उल्टा कह सकते हैं ना। इसका उल्टा क्या होगा, EF जो है वो समांतर हो जाएगा QR के, अतः EF जो है वो समांतर हो जाएगा QR के, यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।